तो आज आप लोगों को क्या पढ़ाना है? एनिमल हस्बेंड्री, या जो है सो बायोलॉजी का 9वां चैप्टर है। आप लोगों को 9वां चैप्टर है बायोलॉजी का, नाम है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन से क्या क्या लाभ है, हम लोग पशुओं का पालन क्यों करते हैं, पशुओं से कौन कौन से भोजन की आपूर्ति होती है, ये हमको सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले, और इसका उद्देश्य क्या है, पशुपालन में हम लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाँ कई तरह के जो है पशुओं को क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो सबसे पहले पशुपालन की परिभाषा क्या होगी? तो पशुपालन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के पालन संबंधी, उसके रख रखाव, भोजन, पानी, आवास, प्रजनन, नस्ल, इसकी अध्ययन करते हैं। इसी को हम कहते हैं पशुपालन। समझ में आई बात? और पशुपालन से लाभ क्या है? जानते हैं कि पशुपालन हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, मधुमक्खी पालन करते हैं ना, तो उससे हमको लाभ क्या मिलता है? तो सबसे पहले दूध की प्राप्ति यानी भोजन की प्राप्ति, गाय भैंस को पालते हैं तो उससे हमको दूध मिलती है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। कुछ पशुओं को हम पालते हैं अंडा के लिए, जिसके अंतर्गत पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, उसके अलावा कबूतर, बटेर इत्यादि को पालते हैं। मांस के लिए भी पशुओं को पालते हैं, मांस जिसमें बकरी पालन, मुर्गा पालन, ये सब आते हैं, ये मांस के लिए पालते हैं। और पशुओं से इसके अलावा और भी लाभ है, जैसे कृषि कार्य में पशु जो है तो भूमिका निभाते हैं। बैल जो है हल जोतते हैं कृषि कार्य में, कहीं कहीं भैंसा से भी जो है सो हल जोता जाता है, तो कृषि कार्य में वह क्या कर सहायक होते हैं। इसके अलावा उसके द्वारा दिया गया गोबर, वह भी जो है एक फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। तो ये उसका क्या है, हम लोगों का लाभ मिलता है। इसके अलावा कुछ पशु का पालन किया जाता है यातायात के साधन के लिए, जैसे घोड़ा, बैलगाड़ी, ये सब जो है यातायात के साधन में जो है भूमिका निभाते हैं, समझे। उसके अलावा जानवर के चमड़े से भी कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, वह भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जानवर के मरने के बाद उसके हड्डी से भी कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त किया जाता है, फर्टिलाइजर वगैरह, वह भी कहीं ना कहीं जो है तो लाभदायक ही होता है। तो पशुपालन से बहुत लाभ है, समझे, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब हम आप लोग को इसकी परिभाषा लिखाते हैं। देखिए, अब जानना है डेयरी फार्म, क्या जानना है? तो डेयरी फार्म क्या होता है पहले समझ लें। डेयरी फार्म जो है पशुपालन के ही अंतर्गत आता है। डेयरी फार्म के अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दुधारू पशु यानी गाय, भैंस, बकरी, ऐसे पशुओं का पालन किया जाता है। हमारे भारत में जो है गाय और भैंस की करीब 32 प्रजाति, विदेशी प्रजाति विकसित है, जो अधिक से अधिक दूध देती है, समझे। हम अभी बताएंगे तुम लोगों को कुछ विदेशी नस्ल जो अधिक से अधिक दूध देती है। तो डेयरी फार्म में मुख्य रूप से गाय और भैंस का पालन किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा, डेयरी फार्म क्या है। तो डेयरी फार्म पशुपालन का एक शाखा है, पशुपालन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं का पालन किया जाता है। लेकिन डेयरी फार्म जो है एक ऐसी शाखा है पशुपालन का जिसके अंतर्गत दुधारू पशु का पालन किया जाता है। इसके आगे हम बताएंगे पोल्ट्री फार्म।
जिसके अंतर्गत मुर्गे, मुर्गी, कबूतर, बटेर, बत्तख इत्यादि जैसे पक्षियों का पालन किया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मछली पालन, ये हाँ रेशम पालन नहीं बताएंगे वो, तो ये सब का अध्ययन किया था। अभी हमको जानना है डेयरी फार्म। चलिए लिखेंगे डेयरी फार्म। डेयरी फार्म देखिए पशुपालन की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। अब क्या जानना है? गाय के नस्ल। तो पहले जानिए कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस। और भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस बुबैलस। समझे? तो और गाय का जो है सब कुछ ऐसे नस्ल जो अधिक दूध देती है। साहिवाल, साहिवाल का नाम सुने? फ्रीशियन, फ्रीशियन सुने? साहिवाल, फ्रीशियन, करन फ्राइस, करन स्विस, फ्रीशियन साहिवाल, जर्सी, रेड सिंधी, ये जो है गाय का अधिक दूध देने वाली नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है, जो इसको इंडिया में क्या कर लिया गया है? अपना लिया गया। समझे? चलिए लिखिए। अब क्या है? भैंस के नस्ल। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अभी तुरंत बोले हैं हम। भैंस का वैज्ञानिक नाम, भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबैलस। बुबैलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस बुबैलस। और भैंस के प्रजाति, भैंस के नस्ल है मुर्राह, सुरती, नीली रवि। ये ऐसे भैंस की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, जो अधिक दुधारू होते हैं, अधिक दूध देते हैं। जिसमें मुर्राह भैंस की एक ऐसे नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देते हैं। औसतन सालाना एक साल में वह करीब 2000 लीटर दूध देते हैं। और भैंस के, गाय के नस्ल को अधिक उत्पादन करने के लिए हरियाणा करनाल में जो है एक इंस्टीट्यूट है, जहां पर गाय और भैंस के नस्ल तैयार होते हैं, वीर्य तैयार होते हैं। वीर्य बैंक है वहां हरियाणा करनाल में, जिसे नए नए किस्म विदेशों से ला करके तैयार किया जाता है। चलिए लिखिए। अब ये नस्ल के नाम जान गए, तो अब जानना है मुझे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म प्रबंधन। ये आपका टॉपिक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या जानना है, क्या क्या हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए नस्ल की जानकारी, कि हम गाय या भैंस जो पाल रहे हैं उसका वो अच्छे किस्म वाला नस्ल है या नहीं। यानी गाय भैंस हम डेयरी फार्म खोलेंगे तो उसमें अच्छे किस्म वाली नस्ल रखेंगे। और दूसरा चीज जानना है भोजन, भोजन की व्यवस्था, यानी गाय और भैंस को रुक्षांश, जिसमें हरा भूसा, चारा, दाना, चोकर देनी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी तत्व मौजूद हो। और तीसरा है आवास। आवास यानी जहां पर गाय भैंस रहेगी वह जगह कैसा रहेगा, हवादार होनी चाहिए, खुला होनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है
उसके बाद है दूध का भंडारण, दूध का भंडारण, भंडारण यानी दूध हम अगर दूहते हैं गाय का, भैंस का, तो उसका भंडारण होना चाहिए, सही से परिवहन होना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे यहाँ से मार्केट में जाने की। नहीं तो दूध एक निश्चित अवधि तक ही सही रहता है, निश्चित अवधि के बाद दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, समझे। उसके लिए भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्रिज वगैरह, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको टैंक में भर के, ड्राम में भर के मार्केट में क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे, तब ना उसकी खपत अच्छी से होनी चाहिए, हो पाएगी। उसके बाद है उसका रोग, पशुओं में होने वाला रोग सुने होंगे, मुंह और खुर का रोग पशुओं में होती है, एंथ्रेक्स रोग पशुओं में होती है, जिसमें पशु का एंथ्रेक्स में जो पशु के जो होते हैं बॉडी पर चकत्ता चकत्ता उग जाता है, लाल लाल धब्बा आ जाती है। मुंह और खुर के रोग में पशु को भोजन खाने की इच्छा नहीं करती है, समझे। तो ये इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और पशुओं को समय समय पर चिकित्सक से, डॉक्टर से दिखवाते रहना चाहिए। और पशुओं को भी टीका लगती है, मनुष्य को जैसे टीका लगती है तो पशुओं को भी टीका लगती है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 10 को 20 को गाय भैंस बांध लिए ला करके और उसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है, तो आप जो है एक अच्छे डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अब लिखिए इसको हम